एक चीज जो इन जीवों की जिंदगी पर असर डालती है वो है खुद को छुपाने की काबिलियत। ये नजर ना आकर जिंदा रहते हैं। इसीलिए नकल करने वाले मैंटिस का दिमाग, जैसे ऑर्किड मैंटिस, पौधे की ज्यादा से ज्यादा नकल करने के लिए प्रेरित करता है। इसे गुजरते वक्त को भुलाकर भूख से बर्दाश्त करते हुए ऐसी कोई भी हरकत करने से बचना होगा जिससे इसके शिकार या शिकारी को इसकी मौजूदगी का पता चल जाए। अपने शिकार पर निशाना लगाने के लिए उसे एक नजर देखना है। और ये उसे बीच हवा में ही पकड़ लेता है। हम ये समझ सकते हैं कि मैंटिस अपने शिकार और दूसरे जीवों के बीच फर्क कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किस जीव से खतरा है और किस से नहीं है। ये नर और मादा के बीच फर्क भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मक्खी बहुत पास आ जाए तो क्या ये कोई चाल हो सकती है? कोई भी अनजान चीज हमेशा डरावनी लगती है, पर इस फ्लावर मैंटिस को डर नहीं लगता। लेकिन इसे अपने शिकार के खुद पर बैठने की आदत नहीं है। मक्खियों के देखने की काबिलियत काफी हद तक मैंटिस जैसी ही होती है। लेकिन ये मक्खी इस फूल पर अपने शिकारी के बाद आई थी। मक्खी के लिए ये सब कुछ एक फूल ही था। लेकिन अगर मैंटिस ने मक्खी के पास जाने की कोशिश की होती तो फिर नतीजा बिल्कुल ही अलग होता। जानवर किसी भी चीज के मुकाबले डर की वजह से जिंदा रह पाते हैं, जो इनके बचाव का मुख्य तरीका है। मगर फिर भी इन्हें उन शिकारियों से डर नहीं लगता जिन्हें वो देख नहीं पाते। उन्हें इस बात का डर नहीं होता कि कोई चीज भविष्य में इनका शिकार कर सकती है। जानवरों को सिर्फ आवाजों, गंध और अपने आसपास घूमने वाली परछाइयों से डर लगता है। प्रकृति में जो भी जानवर हर वक्त चौकन्ना नहीं रहता, उसका अंत बहुत जल्दी हो जाता है। किसी बिच्छू पर हमला करना जानलेवा हो सकता है, तो ये जरूरी है कि जो भी जानवर इस लाजवाब पर मजबूत कवच वाले आर्थ्रोपॉड का शिकार करना चाहता है, उसके दिमाग में थोड़ा डर होना चाहिए। बिच्छू के पास चाबुक जैसी पूंछ होती है जो बहुत तेजी से हमला कर सकती है, पर ये रेप्टाइल उन कमजोर हिस्सों की पहचान कर सकता है जहां इसे बिच्छू के हथियारों को नाकाम करने के लिए काटना है। ये बिच्छू किसी बड़े बंदर की जान ले सकता है, तो इस नन्ही इग्वाना के लिए इसे मारने में मुश्किल और खतरा और भी ज्यादा है। मगर फिर भी हालात इस नन्हे शिकारी के काबू में हैं। इसकी समझ और फुर्ती बिच्छू की जहरीली पूंछ से बचने के लिए पूरे तालमेल से काम करते हैं। शायद इस बिच्छू को इग्वाना के स्केल्स के बीच डंक मारने की जरूरत है ताकि उसका जहर असर दिखा सके, और बिच्छू के ज्यादातर हमले इग्वाना के स्केल्स को भेद नहीं पाते। जो भी हो, ये जाहिर है कि शिकारी को बहुत चौकन्ना रहना होगा ताकि उसे डंक ना लग जाए। सबसे अजीब बात होती है शिकार का शिकारी की उम्मीद से विपरीत बर्ताव करना, जो है
अपने हमलावर को डराने के लिए उसकी तरफ बढ़ना, इससे शिकारी की सुध भंग हो जाती है और वो शिकार को मारने का इरादा छोड़ देता है, शायद खुद की जान बचाने के लिए। लेकिन इग्वाना ने तब भी बिच्छू पर हमला जारी रखा जब वो सबसे ज्यादा खतरनाक था, और जैसे ही शिकार अपनी पीठ इसकी तरफ करता है, इग्वाना एक बार और कोशिश करती है। इस बार इग्वाना ने बिच्छू को बुरी तरह घायल कर दिया है और अपनी गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाने की उसकी क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। शिकार बुरी तरह घायल हो गया है और मरने ही वाला है। अब इग्वाना की फितरत उसे बताती है कि उसे तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक बिच्छू पूरी तरह हिलना बंद नहीं कर देता। इसका दिमाग इसे बता देता है कि कब हमला करना है और कब पीछे हटना है, या कब बिना डरे इंतजार करना है और कब अपने शिकार को खाने के लिए आगे बढ़ना है। जाहिर है, रेप्टाइल्स का दिमाग ये भी पता लगा लेता है कि कब उसे अपने शिकार से कोई खतरा नहीं है और वो अगला काम कर सकते हैं, उसे खाना। अगर बिच्छू अब भी अपने डंक से अपना बचाव कर सकता, तो इस हालत में उसके पास इग्वाना की आंख या उसके मुंह में डंक मारने का अच्छा मौका था। पर यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे इग्वाना ने समझा है, बल्कि ये तो उसकी प्रवृत्ति है जो इसे कई इग्वानास की मौतों के बाद प्रकृति के चयन की प्रक्रिया से मिली है। सबसे अच्छा हमला होता है दूर से किया गया हमला। उतनी दूरी से किया हमला जो संभावित शिकार के बचाव के सभी तरीकों को नाकाम कर दे, और अपने बचाव सुनिश्चित करने के लिए अपने शिकार को बिना किसी खतरे के पकड़ना। शिकार में अपने शिकार के रंग और आकृति को अच्छी तरह समझने की काबिलियत होनी चाहिए ताकि खतरनाक जीवों से बचा जा सके, चाहे वो डंक मारने वाले जीव हों या वो जीव जो उन्हें खाने वालों के लिए जहरीले साबित हो सकते हैं। गिरगिट भी ऑर्किड मैंटिस की तरह ही बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कीड़े मकोड़ों को इसकी चाल से कोई डर नहीं लगता अगर ये दूर रहे। शिकार इतने बड़े शिकारी से कोई खतरा महसूस नहीं करते जो काफी दूर हो। किसी कीड़े का दिमाग अपनी तरफ तेजी से आने वाली किसी चीज से बचने के लिए प्रतिक्रिया कर सकता है, लेकिन गिरगिट अपने शिकार के सुरक्षित इलाके में जाए बिना उसका शिकार कर लेते हैं। इतना बड़ा कोई जीव जो इतना धीरे चलता हो बहुत ज्यादा डरावना नहीं है। गिरगिट की निशानेबाजी, जिसका प्रदर्शन वो ठीक उस जगह पर अपनी जीभ से निशाना लगाकर करता है जहां उसकी नजरें टिक जाती हैं, और ये हमला इतना सटीक होता है कि ये छोटे कीड़ों को भी पकड़ सकता है जो कि सबसे ज्यादा फुर्तीले कीड़े होते हैं। जब ये अपने शिकार का पीछा करता है तो रेप्टाइल पर कुछ ऐसे हार्मोन्स का असर होता है जो इसे बताते हैं कि ये जितना सुस्त रहेगा इसका शिकार उतना ही कामयाब होगा। इसका हरा रंग इसे आसपास के माहौल में घुल मिल जाने और किसी खतरे की तरह ना नजर आने में मदद कर सकता है, लेकिन इसके हमलों का असर इसके पास मौजूद दूर तक हमला करने वाले किसी भी और हथियार से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसे शिकार के पास नहीं जाना पड़ता। सभी जानवरों का अपना सुरक्षित इलाका होता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा शिकारी उनकी तरफ बढ़ रहा है, और इस गिरगिट के आकार का शिकारी ज्यादा खतरनाक नहीं लगता
मक्खियां गलत अंदाजा लगा सकती हैं। जब वो ज्यादा से ज्यादा किसी शिकारी के झपटने या हमले के लिए खुद को तैयार करती हैं, तो गलती कर देती हैं। एक गिरगिट का दिमाग लगभग 2 अलग दिमागों की तरह काम कर सकता है, जो उस चीज को चुन या नकार सकता है जो उसकी आंखें दाईं और बाईं तरफ में एक साथ देखती हैं। लेकिन जब इन्हें कोई फैसला करना होता है तो इन्हें दोनों आंखों को एक ही वक्त पर एक ही जगह पर केंद्रित करना होता है, ताकि वो दूरी का सही अंदाजा लगा सकें और अपनी चिपचिपी जीभ से एकदम सटीक हमला कर सकें। इस सिस्टम के साथ सिर्फ एक ही परेशानी है कि इसे रोजाना बहुत सारे शिकार करने पड़ते हैं। ये दौड़ नहीं सकता, पर इसकी फुर्ती और ताकत इसे होशियारी से आगे बढ़ने की काबिलियत देती है। सांप भी अचानक हमला कर सकते हैं। ये बहुत सब्र के साथ तब तक घात लगाकर बैठे रहते हैं जब तक शिकार बहुत पास नहीं आता। गिरगिट से अलग सांप कई दिनों, महीनों या पूरे 1 साल तक बिना खाए रह सकते हैं, वो भी